Okay, today we are going to see the next 10 questions of SCV chapter 29, SCV volume 2, electric field and potential. So let's see the first question, 41. 10 centimeter long rod carries a charge of 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of electric field at a point 10 centimeter from both the ends. 10 centimeter from both the ends. Okay, see. This one 10, this is 10 और this is also 10. ठीक है, x we can find out from Pythagoras theorem. ओके, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से छोटा सा सेगमेंट लिया, उसकी फील्ड निकालते हैं छोटे से सेगमेंट पर. ओके, ऐसे तक, ये ऊपर तक है एक्चुअली. ठीक है, डी वाई यहाँ पे लिया हमने. तो दिस इज डी वाई. ये ऊपर तक जो है इसका वन एंड है. एंड चलो आगे देखते हैं. तो ये जो डी वाई छोटा सा लिया हमने, इसकी फील्ड इसमें चार्ज हमने डी क्यू मान लिया है ना. तो यहाँ लैम्डा ले लिया चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो उसका लैम्डा लेके सॉल्व किया. तो इसका जो है डी ई विल बी, यहाँ पर थोड़ा डी क्यू लिखते हैं, जस्ट मिनट. लैम्डा डी वाई हो जाएगा ये. ओके, तो डी क्यू चार्ज लिया, उसकी फील्ड ये आ गई हमारी डी ड्यू टू चार्ज डी क्यू इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर. और डी क्यू को क्या लिखेंगे हम, लैम्डा 1 मीटर के लिए, तो इसकी डिस्टेंस देखो डी वाई है, तो डी वाई 1 मीटर के लिए लैम्डा, तो डी वाई के लिए लैम्डा इंटू डी वाई. ठीक है, तो यहाँ से देखो 10 थीटा ये वाला, दिस इज वाई, ठीक है, और दिस इज एक्स, नीचे वाला एक्स है. एंगल यहाँ तक है थीटा है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. थोड़ा सा बड़ा करता हूँ. ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. तो वाई इज इक्वल टू एक्स 10 थीटा, डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अभी हम. तो डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, के एज इट इज़, लैम्डा एज इट इज़, और यहाँ पे देखो इसकी डी वाई की वैल्यू ये आई है. ठीक है, तो पुट कर दी हमने एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. और नीचे क्या है, y की वैल्यू जब पुट करेंगे एक्स 10 थीटा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर ये बचा है विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, एक्स भी एक कम हो गया, तो ये आ गया अभी. ठीक है, तो ये फील्ड है इधर, ऐसे इधर भी कोई कंपोनेंट होगा, उसकी फील्ड ऐसे होगी, है ना. तो इनके जो साइन ये वाले कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल कर देंगे, कॉस वाले कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे. तो दो डी की 2d कॉस थीटा, सिंगल इसकी सिंगल कॉस थीटा आ जाएगा. तो इफेक्टिव फील्ड जो होती है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचता है, डी इफेक्टिव इज डी ई कॉस थीटा, है ना. एक इसकी कॉस वाला कंपोनेंट जो है वो बचेगा, ये वाला कंपोनेंट काउंटर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो नाउ ई ड्यू टू द फुल रॉड, इंटीग्रेशन कर देंगे इसमें, है ना. थीटा देखो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, यहाँ से ऊपर तक जा रहा है. पूरा एंगल हमने अल्फ़ा लिया, ये दिस इज़ अल्फ़ा, और नीचे का भी पूरा अल्फ़ा है ना. और ये जो हम यहाँ पे जो डी लेते वो इसकी लेते, छोटा सा सेगमेंट लेके उसकी लेते डी. ठीक है, तो ये एंड तक एंगल मिड पॉइंट से अल्फ़ा बना रहा है दोनों तरफ. तो लेट्स सी, तो इंटीग्रेट कर देंगे. ये देखो यहाँ से ये एंगल इधर बढ़ रहा है और इधर घट रहा है ना. तो नहीं, इधर मतलब नेगेटिव में जा रहा है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें फील्ड तो पूरी
इतने इफेक्ट की चाहिए, तो लोअर लिमिट हमने माइनस अल्फ़ा पुट की, है ना, इधर से माइनस डायरेक्शन में गए, इधर से प्लस गए, तो अपर लिमिट प्लस पुट की हमने, है ना, थीटा जो है इधर बढ़ रहा है और इधर माइनस में जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, अल्फ़ा तक, एंड्स के वो एंगल है विद दैट पॉइंट। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा आ जाएगा, अपर लिमिट अल्फ़ा माइनस माइनस साइन अल्फ़ा, तो 2 बार, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, आधी रॉड की लेंथ, ये ऐसे पूरी रॉड थी, यहाँ तक 10 थी, तो आधी की 5, ये 10 दिया हुआ है एंड से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो 5/10 1/2 हो जाएगा। और ठीक है, बस अभी वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स भी निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यू निकल चुकी हैं यहाँ पर। के की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज इतना दिया है, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर ली, 2 एज इट इज़, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये और एक्स की वैल्यू ये निकाली ऊपर से। तो व्हेन वी सॉल्व इट 5.2 × 10⁻⁷, एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। देखो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है, कैरीज अ चार्ज इतना, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length, find the magnitude of electric field at the point 10 सेंटीमीटर फ्रॉम both the ends of the rod। तो यहाँ कहीं पे आएगा पॉइंट, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या छोटा सा सेगमेंट लेते हैं dy लेंथ का, उसमें चार्ज डी क्यू अज्यूम करते हैं, उसकी फील्ड यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम देखेंगे उसका कंपोनेंट यही इफेक्टिव बचेगा, ये वाला कंपोनेंट काउंटर पार्ट से कैंसिल हो जाता है इधर वाले। तो हमने पॉइंट चार्ज की फील्ड लिखी और इसमें फिर हमें सॉल्विंग के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल हटा के सिंगल वेरिएबल मिलाते हैं ना, ठीक है। तो एज्यूम किया हमने tan थीटा y/x, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, थीटा के टर्म में ये आ गया, वैल्यू पुट की, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, एक x चला गया, ये बचा, और इसका हमने इफेक्टिव फील्ड ली, तो ये वाला कंपोनेंट बचता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, फिर कॉस थीटा लिखा, फिर हमने अभी इसमें यही वेरिएबल है थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में माइनस तक जा रहा है, माइनस अल्फ़ा तक, ऊपर प्लस अल्फ़ा तक जा रहा है, तो दैट विल बी द लिमिट। साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट में साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फ़ा, तो 2 प्लस हो जाएगा ये। उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू ये देखो, आधी रॉड, आधा एंगल, वन एंड का मिड पॉइंट से एंगल, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग से एंगल अल्फ़ा है, तो वो वैल्यू निकाल ली, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 मिली और ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट विल बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले रिंग की फील्ड लिखेंगे, राइट, फिर उसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल अगर हमने डिस्टेंस x ली मिड पॉइंट ऑफ द रिंग से एक्सियल पॉइंट की, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, r ली स्मॉल r ली तो स्मॉल r के रिस्पेक्ट में। तो लेट्स सी 42, ये हमने रिंग की फील्ड एक्सियल पॉइंट पे लिखी, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमने x लिया डिस्टेंस रिंग से, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएशन देखो 2 टर्म है इसमें, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म इज़ 1 प्लस सेकंड टर्म ये, और ये ऊपर गया था तो इसको माइनस हो गई थी पावर, ये यहाँ पे देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो डिफ्रेंशिएशन में पावर एक और माइनस हो जाती है ना, तो ये वाला टर्म ऐसे ही पावर आगे भी आ जाती है, तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस आए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्रेक करके लिखा ये एक्चुअली, चलो ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एक माइनस हो गई पावर, तो -5/2 बचेगा, और
अंदर वाले का भी डिफ्रेंशिएट करना पता है, ये 2x है, ये तो कांस्टेंट है आर स्क्वायर, तो वो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 10⁻³ यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 बचा है और यहाँ पर 2 इसके साथ चला गया, है ना, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 बचेगा, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया, है ना। तो इसको फिर सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर देखा कि ये इतना आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ आएगा रिंग के, है ना। जैसे ये रिंग का हमने बनाया डायग्राम, एक लेफ्ट साइड में आएगा एक राइट साइड में, इसलिए माइनस है ना, जहाँ पे फील्ड मैक्सिमम हो गई। क्यों? सेंटर में 0 होती और इनफाइनाइट पे 0 होती, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगी, तो इस डिस्टेंस में मैक्सिमम होती, 0 से मैक्सिमम होके ऐसा ग्राफ कुछ आता है इस तरह से। दैट्स हाउ विल फाइंड आउट, क्लियर। तो रिंग का हमने फील्ड लिखी और डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये डिस्टेंस x होगा, है ना। डिफ्रेंशिएशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन लेके लेफ्ट साइड में 0 होता है, जो कॉमन टर्म्स है वो चले जाते हैं, वो 0 नहीं होते, बाकी वाले 0 हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd। वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन and total charge q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? You may answer this part without making any numerical calculation. Okay, 43 का देखो, जस्ट मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया था, ये इतने की फील्ड इस तरफ आएगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ना, इस वाले की इधर आएगी, ऐसे ही सब एंड की अपोजिट आ रही है, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, तो नेट फील्ड 0 आ जाएगी। गॉट इट। 44 A circular wire loop of radius a carries a total charge q distributed uniformly over its length. Okay, a small length dl of the wire is cut off. उसमें से हमने कट किया है, ऐसा कोई लूप था, उसमें से छोटा सा dl कट कर दिया। Find the electric field at the center due to the remaining wire, है ना। तो जो कट किया उसके अपोजिट वाले का बचेगा, देखो कहाँ गया, देखो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इतना कट किया, तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, देखो इसकी काउंटर पार्ट इतना जो बचेगा, उसकी फील्ड इस तरफ होगी, क्योंकि ये कैंसिल नहीं कर पाएगा, जो पार्ट कट कर देते उसका कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं आएगा अपोजिट से। तो सपोज हमने इस पर चार्ज मान लिया dq, है ना, और उसकी फील्ड बचेगी इस डायरेक्शन में, बाकी सबकी काउंटर पार्ट से कैंसिल हो जाती है। रेडियस a दिया है तो dq kq/r², ठीक है, तो ये तुम्हारा a², ठीक है। तो ये dq कैसे निकाल देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा जो है 1 मीटर के लिए है, तो dl मीटर, इसकी डिस्टेंस dl है, ठीक है, तो dl मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना है q, लेंथ कितनी है इसकी 2πa, है ना। जो कट किया उसको नेग्लेजिबल लेना है, नहीं ये तो ऑफकोर्स सही है, ये पूरे पे ही था ना, बिना कट किए ऊपर, और dl है दैट इज, है ना। तो इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रिपीट अगेन। देखो इसमें क्या करते हैं, अगर ये पूरा होता है तो छोटे छोटे कंपोनेंट एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल करते हैं, ये अगर पूरा होता है तो इसकी फील्ड इधर आती है, इसकी इधर से कैंसिल हो जाता है। अभी इसका काउंटर पार्ट इधर जो है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये कट कर दिया तो इधर वाली फील्ड नेगलेक्ट हो गई, है ना।
तो बस इतनी पूरे रिंग की फील्ड इतनी ही आएगी इधर कट पार्ट की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर। तो इसका हमने डी क्यू एज्यूम कर लिया, लेंथ डी एल ले ली। तो बस इसकी यूनिटरी मेथड से वैल्यूज पुट करके पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा दिया, राइट। और यूनिटरी मेथड से डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर दी और सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 45th। तो positive charge q is placed in front of the conducting solid cube at the distance d from the center. Find the electric field at the center of the cube due to the charge appearing on its surface. Induced charges जो है ना, कंडक्टिंग सॉलिड दिया। कंडक्टिंग सॉलिड में क्या होता है, चार्ज ऐसे इंड्यूस होते हैं, शिफ्ट होते हैं कि अंदर फील्ड जीरो करा दे, राइट। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। कंडक्टर के अंदर सब जगह फील्ड जीरो होती है। जैसे तुमने फील्ड में रखा, चार्ज विल इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टिल नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड दैट इज़ वेरी लाइटनिंग फास्ट, वेरी क्विक। देखो जैसे ये चार्ज है, ये अपनी फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, तो अंदर शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तब तक होगी जब तक इतनी ही अपोजिट फील्ड ना आ जाए। तो जो चार्जेस शिफ्ट होंगे, ये सपोज प्लस है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इधर प्लस प्लस प्लस, है ना। तो इसकी नेट फील्ड कितनी आएगी, जितनी ये है नेट फील्ड उतनी ही आएगी जितनी अप्लाइड फील्ड है, मतलब जो चार्ज की फील्ड है उतनी, दोनों इक्वल होंगी। तो बस इसकी चार्ज, इस चार्ज की क्यू की यहाँ पर लिख दी, मिड पॉइंट डिस्टेंस भी डी दिया हुआ है यहाँ तक, और उसकी अपोजिट होगी, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चार्ज की फील्ड इतनी आएगी, डिस्टेंस डी इज़ देयर चार्ज का मिड पॉइंट से, तो बस ये इतनी आ गई, और डायरेक्शन बस अपन अपोजिट लिखना है, टूवर्ड्स क्यू, है ना। क्यू की इधर, तो इंड्यूस चार्जेस की इधर, जो सरफेस पे चार्जेस आएंगे यहाँ पे बनाओ, इस साइड में माइनस चार्जेस आएंगे, इस साइड में प्लस अपीयर होंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके देख लो, इस तरफ प्लस अपीयर होंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस डी दिया है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा, ठीक है। गुड क्वेश्चन। हमने क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, देखो, इक्वल एंड अपोजिट फील्ड एट सेंटर, देयरफॉर नेट फील्ड इज जीरो। ओके, 45th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 46th। A pendulum bob of mass this much carries a charge this much is at rest in the uniform horizontal electric field of this much. Find the tension in the string. इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो होगा, कुछ फोर्स फील्ड का होगा, कुछ ग्रेविटी का होगा, नेट निकाल लो उतना ही टेंशन होगा। देखो यहाँ ये सस्पेंशन पॉइंट दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी, ये इधर लगाएगा, दोनों का नेट निकाल लेंगे वेक्टर लॉ से, रूट ऑफ Fn स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दैट इज द आंसर। सॉल्व कर लो, ठीक है। इक्विलिब्रियम में दिया, इक्विलिब्रियम में नहीं होता फिर हमें फर्दर कैलकुलेशन, उस मोमेंट पे कितना फोर्स निकलना पड़ता है, ठीक है। तो वेक्टर नॉलेज प्लस फार्मूलाज। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट द स्पीड u अगेंस्ट द यूनिफॉर्म फील्ड। अगेंस्ट फेंकते ना तो पॉजिटिव चार्ज पे अपोजिट फोर्स लगता है ना, जैसे किसी बॉल को ऊपर फेंका ग्रेविटी की तो अपोजिट फोर्स लगता है, रिटार्डेशन होगा। ऐसे इसमें भी अगेंस्ट फेंका, अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड टूवर्ड्स राइट है तो लेफ्ट फेंका, अप है तो डाउन फेंका, और डाउन है तो अप फेंका। हाउ मच
distance will it travel before coming to the momentary rest. Kinematic equation, uniform field है, acceleration will be QE by m, then kinematic equation. ठीक है, जीरो हो जाएगा कहीं ना कहीं पे जाके अपोजिट डायरेक्शन में. इनिशियल स्पीड माइनस फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द चार्ज एफ बाई एम, एफ कितना होता है क्यू ई, तो ये हो जाएगा. बस सॉल्व कर लिया, ये आंसर हो गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 48. Particle of 1 gram mass 1 gram and charge this much is released from the rest in the electric field so and so. Find the electric force and the force of gravity acting on this charge. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, ग्रेविटी का एम जी है ना, तो दोनों फोर्स निकालना आसान है. सेकेंड पार्ट, ओके. कैन वन ऑफ दीज फोर्सेज बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन विद द अदर फॉर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस? यस. देखो हम निकालते कितना कितना आ रहा है. इसका 3 न्यूटन आया क्यू से, इसके एम जी ये 0.01 है, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अपर फोर्स दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो इसको छोड़ सकते हैं अभी. तो सेकेंड पार्ट में आई थिंक डिस्टेंस पूछा है, हाउ लॉन्ग टाइम पूछा है. विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40, एस दिया है, एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो फोर्स अपन मास से ए मिल जाएगा. देखो ये 42 इधर आ गया ए, तो फोर्स यही लेंगे, ये छोड़ रहे हैं, अपन मास टी स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू इतनी आएगी. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मच इज द वर्क डन बाय द, नहीं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस. v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी, टाइम मिल गया, नहीं डिस्टेंस के साथ है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ये तो ज़ीरो है, v बी रूट 2s, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो 20√6. जस्ट मिनट है, what will be the speed of the particle after traveling this distance. तो इसकी वैल्यू बस इसमें, हाँ ठीक है, 20√6 है, √6 की वैल्यू पुट कर दो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इतना हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल वेलोसिटी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए इनिशियल 0 थी, तो ये आ जाएगा, है ना. वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज होता है, बाकी ग्रेविटी तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल वर्क होती है ना, इसीलिए केवल इलेक्ट्रिक इसी का निकाला हमने. ठीक है, तो होप दिस इज़ क्लियर. इसमें हमने क्या किया, फोर्सेस पूछे थे, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू से निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स mg से निकाला विच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस. फिर इसी को लिया हमने, इससे हमने मास को डिवाइड करके एक्सीलरेशन निकाला. ठीक है, तो हाफ AT स्क्वायर से t निकाला. फिर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन से v निकाला, वैल्यूज पुट करके. फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क एनर्जी थ्योरम से d पार्ट निकाला. नेक्स्ट वन इज 49. Ball of the mass this gram and having the charge of this is released from the rest in the region where the horizontal electric field is given. Find the resultant force acting on the ball. ठीक है, हॉरिजेंटल फील्ड दिए तो उसका हॉरिजेंटल फोर्स और ग्रेविटी का वर्टिकल. ठीक है, तो 49 में देखो, इसका इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर होगा ग्रेविटी का, इधर होगा, तो दोनों 90 पे है, तो इसलिए √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी है डायरेक्ट, तो ये आ गया. यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया, एक फोर्स इधर, एक नेट फोर्स इस तरफ आएगा. कहीं जब हम बॉडी को रिलीज़ करते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाती है नेट फोर्स की तरफ. थ्रो करेंगे तो पैराबोला वगैरह कुछ हो सकता है.
ओके, तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया. व्हाट विल बी द पाथ? इट विल द स्ट्रेट लाइन पाथ. वेयर विल द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड. ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लो नेट फोर्स से मास से डिवाइड करके, और एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन ये फोर्स आया था, मास जो है 100 ग्राम है तो 0.1 हो जाएगा. टी जो है 2 दिया है तो इससे 28 मीटर अवे हो जाएगा. ठीक है, राइट. तो मास 100 ग्राम दिया था, 0.1 इसलिए लिखा. तो इसमें इसका ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सिग्निफिकेंट है इसलिए उसको लिया गया ना, मास थोड़ा बड़ा था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैज द मास 40 ग्राम and positive charge is this. It makes 20 oscillations in 45 seconds. ठीक है, vertical electric field pointing upward and magnitude of this much is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillation? तो टाइम जो है, टोटल टाइम इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड. तो टाइम विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, जी इफेक्टिव. तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी इफेक्टिव. पहले तो जी था, बाद में पहले तो जी था ना सिंपल पेंडुलम का, 20 ऑसिलेशन इतने मिले रहे. जब फील्ड लगाई तो जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जी इफेक्टिव विल बी जी माइनस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई बाई एम, है ना, अपोजिट में. तो देखो ये लिखा, ये फार्मूला था, शॉर्टकट बनाया इसका. T1 फर्स्ट केस में तो जी था, सेकंड केस में जो जी इफेक्टिव है ऊपर का फोर्स माइनस करना पड़ेगा जी इफेक्टिव में, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई बाई एम. ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया. ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आता है 52 सेकेंड आ गया. ठीक है, नहीं शॉर्टकट फार्मूला कर लिया हमने पेंडुलम का. T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी. टाइम पीरियड का होता है, टोटल टाइम भी जी पर ही डिपेंड करेगा, और बाकी टर्म छोड़ देंगे रूट जी पर. इनफैक्ट नहीं, यहाँ पे रूट करना पड़ेगा. ठीक है, तो रूट जी पर डिपेंड करेगा इनवर्स. ठीक है, तो ऐसे जी इफेक्टिव लिख देंगे अगर मोर देन वन फोर्स होता. फर्स्ट केस में तो इफेक्टिव जी है, बाद में माइनस हुआ. फील्ड को अगर हमने नीचे लगाया तब जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, उस केस में टाइम सेकंड टाइम कम आएगा. अभी तो क्या हुआ, टाइम ज़्यादा आया. देखो पहले कितना था, 45 था आई थिंक, है ना. तो रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है. फील्ड को अपोजिट कर दो तो 45 सेकंड से कम आएगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा. यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, ये टर्म प्लस हो जाएगा, फिर अपोजिट कर दिया. ठीक है, तो दिस मच ओनली क्लियर. दिस लास्ट क्वेश्चन हमने शॉर्ट कर लिया उसको. टी टोटल टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव. फर्स्ट केस में फील्ड नहीं थी तो ये इन्वर्सली है नीचे, सेकंड केस में जी अपोजिट है तो जी इफेक्टिव माइनस हो गया. एंड पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग. दैट्स ऑल टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे 51 to 60.